क्लेम्स निकालने के लिए मोर देन नॉलेज या फिर अलॉन्ग विद नॉलेज यू नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू योर माइंड सर। और भाषा कभी भी सिलेक्शन में बैरियर नहीं बनती। उन्होंने मेंस इंग्लिश मीडियम से लिखा और इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दिया। अपनी मदर टंग में बोलेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि टॉपर्स की जर्नी कैसे रही। ऐसे ही टॉपर आज हमारे साथ हैं राजीव अग्रवाल। राजीव की इस बार 103 रैंक है। जी हाँ, 103। और एक और बात बताना चाहूँगा, 2022 में भी राजीव ने 269 रैंक अचीव की थी और अभी ये आईआरएस में थे और इस बार इनको अपने चॉइस का डिपार्टमेंट मिल जाएगा क्योंकि 103 रैंक है। तो आज इनसे बात करते हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपको जान करके आपकी अपनी जर्नी प्लान करने में हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजीव ने अपना ग्रेजुएशन किया है दयालबाग कॉलेज आगरा से। 5 इयर्स तक ये जॉब में रहे और जॉब के साथ साथ ये अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहे। 5 अटेम्प्ट्स इन्होंने दिए, इस बार ये 5th अटेम्प्ट था। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, 3rd अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ लेकिन मेंस नहीं हो पाया, 4th अटेम्प्ट में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ और इनकी रैंक आई 269 और इस बार 2023 में इनका रैंक था 103। दिस वॉज 5th अटेम्प्ट। तो राजीव, जो आपकी जर्नी रही ये बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि आप जॉब में थे और जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे और आपने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन की और इतना लंबे समय तक अपना एक डेडिकेशन बनाए रखा, पहली बात तो ये बहुत काबिल तारीफ है। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करते हैं, आपने कितना टाइम देते थे, क्या आपका रूटीन होता था? सर, जॉब में जब आप होते हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उसमें सर 2-3 चीज़ें आपको बिहेवियरली और जो आपका प्रैक्टिस है उसको ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज़ आती है सर वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे सर इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सर आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे खुश रहें। दूसरा, आपके जो जूनियर्स हैं वो भी आपके लिए सपोर्टिव हों, क्योंकि अगर आपको वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा दिन में तो सर आप पढ़ नहीं सकते हैं घर पे आके भी। राइट। तो मेरा सर पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं जो मिनिमम मुझसे रिक्वायरमेंट है वर्क प्लेस पे वो मैं कर रहा हूँ, एफिशिएंटली कर रहा हूँ। तो सर जो वर्क प्लेस इश्यूज हैं वो मेरे साथ नहीं आ रहे थे। दूसरा सर, मैंने एक ऑप्टिमम टाइम फाइंड आउट करने की कोशिश करी जिसमें सर मैं विदाउट स्ट्रेस एंड फ्री माइंड से पढ़ सकता हूँ। तो सर जो कि रात में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो मैं मॉर्निंग में पढ़ता था सर। इट वॉज अराउंड कि सर मैं 5 बजे से सुबह 9 बजे तक 4 घंटे डेली पढ़ता था सर, जो वर्क डेज होते थे उन पे। इसके अलावा सर एक और चीज़ जो मैंने करी, मैंने सर अपना जो शेड्यूल था वो कभी भी बहुत हार्ड नहीं बनाया। इट वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। जैसे सर मैंने कभी भी प्लान नहीं किया कि मैं हफ्ते में 7 दिन पढ़ूंगा। मेरा सर पहला ये था कि मैं 5 दिन भी पढ़ लूंगा तो बहुत है। कोई भी 5 दिन उसमें सर कोई भी मीटिंग आ गई या फिर और भी कुछ इमरजेंसी काम आ जाता था तो उसको सर उससे मेरे, और मैं 5 दिन भी पढ़ लेता था सर, बट डेज चेंज हो जाते थे तो सर उससे मेरे पास एक जो स्ट्रेस आता है कि हम अपने प्लान को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं सर, वो नहीं आता था। तो एक सर एनर्जी भी रहती थी कि हम जितना एक वीकली प्लान कर रहे थे सर वो पॉसिबल था, तो सर मैं वो कर रहा था। लेकिन सर जो 2 सेटबैक मिले शुरुआत में उनने थोड़ा डिमोटिवेट किया, बट आई वॉज डिटरमाइंड कि अब गलतियां मैं कर रहा हूँ। आई हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ सर कि मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ और आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेवलर एग्जामिनेशन इन द कंट्री। इस एग्जाम में जो परसिस्टेंसी है और दूसरा जो प्रिपरेशन के लिए जो सोर्सेस हैं वो ढूंढ ढांड के लेके आना कि मुझे क्या पढ़ना है कैसे, क्योंकि जॉब के साथ एक्सेस टू दी सोर्सेस कम हो जाता है। क्योंकि आप अगर दिल्ली में रह रहे हो, कोचिंग है तो आप क्लास अटेंड किए या ऐसे मैनेज किया, तो आपने अपने सोर्सेस क्या क्या फॉलो किए? सर मैंने, जैसे मैं जॉब में था सर, लिमिटेड था तो सर मैंने सोर्सेज भी लिमिटेड रखे क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। सर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किए पहले चीज़, और ज़्यादा मटेरियल लेने के बजाय सर मैंने जो सबसे बेस्ट मटेरियल था वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और मल्टीपल रिवीजन सर उसी पर लगाया। दूसरा चीज़ सर, जो मैंने अपनी गलतियाँ हो रही थी मुझसे हर अटेम्प्ट में सर, मैंने कुछ ना कुछ सीखा है अपने अटेम्प्ट्स में और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और उन पर वर्क किया सर। फॉर एग्जाम्पल सर, जब मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं हुए तो मुझे लगा कि मैं पढ़ बहुत रहा हूँ सर, आई हैड लॉट ऑफ रिविजन्स फ्रॉम द बुक, लेकिन सर कोई टेस्ट नहीं लगाता था मैं या कम लगाता था। तो सर 3rd अटेम्प्ट में मैंने अपना पूरा अप्रोच चेंज कर दिया। सर इट वॉज यूनिक टू मी, आई गेस जनरली लोग नहीं करते हैं। मैंने सर उस साल में क्या किया, कोई बुक नहीं पढ़ी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुका था पहले 2 अटेम्प्ट में। उसमें सर मैंने टेस्ट से उल्टा पढ़ा, मैंने सारे टेस्ट लगाए, बहुत सारे टेस्ट लगाए सेक्शनल, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस पढ़े सर। और
सर मेरा 2 साल से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। दैट ईयर आई क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स कट ऑफ आल्सो। यस सर। तो सर दैट हैज वर्क फॉर मी फॉर लास्ट 3 इयर्स। क्योंकि हम सर कई बार पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास नॉलेज बहुत इकट्ठा हो जाता है। मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है सर, प्रीलिम्स निकालने के लिए मोर देन नॉलेज या फिर अलोंग विद नॉलेज यू नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू योर माइंड सर। राइट। कि उसी जो हमने पढ़ा है और वही एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। तो सर जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं टेस्ट देने से पहले, टेस्ट देने के बाद सेम वही चैप्टर पढ़ेंगे या सेम पेज पढ़ेंगे सर, तो हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है पढ़ने का सर। तो ये मेरे को हेल्प किया सर। आपने अपना जो एजुकेशन आपकी है वो है MSc इन कंप्यूटर साइंस, तो क्या कंप्यूटर साइंस का कोई एडवांटेज मिला है इस प्रिपरेशन के दौरान? क्योंकि आपने ऑप्शनल तो ज्योग्राफी लिया है, तो कोई कोरिलेशन कहीं ऐसा लगा कि ये एक एडवांटेज है? सर एडवांटेज इस सेंस में था कि एक तो आप अगर डिजिटल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका फायदा होता है। मैं सर पूरी तरह डिजिटल रिसोर्सेज में नहीं था, इट वाज लाइक अ हाइब्रिड मीडियम फॉर मी। एक सर वो यूजफुल था सर, दूसरा इंटरव्यू में बहुत आसान रहता है। और सर जो साइंस एंड टेक जो पोर्शन आ रहा है पेपर 3 में या इंटरव्यू में सर, उसमें जो बेसिक साइंसेज है उसका जो सर एरियाज हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर वो काफ़ी कम है। Most of the things are based on the technology, and most things are on the evolving technology, right, which everything है sir computer science, be it artificial intelligence, तो robotics। साइंस टेक में काफ़ी हेल्प मिली होगी। That helped me sir। अच्छा, अभी जो डिस्कशन में हम पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि इस बार आपने अपना मीडियम ऑफ इंटरव्यू चेंज किया। तो पहली बात तो ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा कि अगर आपने मेंस इंग्लिश मीडियम से लिखा है और आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या किसी और भाषा में देना चाहते हैं तो उसमें भी दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है तमिल बैकग्राउंड का या तेलुगु बैकग्राउंड का, और वो उसने मेंस तो इंग्लिश में लिखा लेकिन इंटरव्यू वो तमिल में देना चाहता है, तो क्या ये अलाउड है? जी सर, आप जब सर हम डेफ 1 फॉर्म फिल कर रहे होते हैं मेंस के रिजल्ट के बाद, उसमें इंटरव्यू लैंग्वेज का मीडियम है वो आपको सेलेक्ट करना होता है सर। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने किस लैंग्वेज में मेंस दिया है वो आप चूज कर सकते हैं सर। तो अब जैसे मान लीजिए कि पैनल मेंबर्स हैं, अब उसमें कोई तमिल या तेलुगु समझने वाला नहीं है, तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को? सर आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट, बट देयर वाज अ फ्रेंड हु वाज अपीयरिंग इन कन्नड़ा लैंग्वेज मीडियम in the interview. He told me that there is a like a provision of interpreter other for the languages other translator than English and Hindi. There will be translator there. But the issue is sir that if we are choosing that with a lot of students are from Hindi and English medium, so that is a very like direct thing that you are interacting with the members directly. But in the case of other languages, sir, the translator might not convey he might convey your thoughts. हाँ, जो एग्जैक्टली जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या वो इतने एफिशिएंटली ट्रांसलेट कर देगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश में या हिंदी में जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं उसमें दें। राजू, जैसे आपने 2022 में भी इंटरव्यू दिया और 2023 में, पिछली बार आपका मीडियम था इंग्लिश और इस बार मीडियम था हिंदी, तो दोनों की परफॉर्मेंस और उसके मार्क्स कैसे रहे? सर मैंने इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इस बार सर 2022 में मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, उसमें मुझे 179 मिले और मेरा मीडियम इंग्लिश था सर। इस बार सर मुझे लगा जब मैं वो अटेम्प्ट दे के आया कि मार्क्स वर लाइक मोर देन एवरेज, लेकिन सर एक इश्यू मुझे लगा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अगर मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छा करता, जो मेरी मदर टंग है, तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता था उन्हीं क्वेश्चन को जो मैं आंसर कर रहा था। तो सर दिस टाइम आई कंसल्टेड यू सर एंड अदर पीपल ऑल्सो, तो इट वॉज लाइक कि आई कैन गो फॉर दैट। तो सर मैंने इस बार अपना मीडियम हिंदी में चेंज किया और मैंने सर 190 मार्क्स मिले हैं मुझे, और राज शुक्ला सर का बोर्ड था। और सर इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि हिंदी मीडियम में इंटरव्यू हिंदी मीडियम में नहीं होता है। इट इज लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड इन अ बाइलैंग्वेज लैंग्वेज, और यू कैन बी सर वेरी एक्सप्रेसिव when you are sir like using your mother tongue, and whenever you are not feeling well you can use English also. So it was like sir very organic discussion. जितना मैं आपके साथ कन्वर्जेशन में फील कर पा रहा हूँ, यू आर वेरी कन्वर्जेंट इन इंग्लिश, और आपको तो इंग्लिश में प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी एक वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि अपनी मदर टंग में बोलेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। यस सर। तो सर होता क्या है कि जब हम इंग्लिश में दे रहे होते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, अगर मदर टंग हमारी हिंदी है और बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, तो सर कभी कभी एक क्वेश्चन में हम कोई वर्ड ही नहीं ढूंढ पाते, तो उसकी वजह से हमारा पूरा माइंड कंटेंट से ज़्यादा उस वर्ड को ढूंढने पे चला जाता है आंसर करने के लिए।
तो सर वो आपके अगले क्वेश्चन को भी इफेक्ट कर सकता है। सर हिंदी मीडियम में ये बिल्कुल डिफिकल्टी आती ही नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ से सीख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है और इंग्लिश मीडियम आपका मेंस में है, तो आप इंटरव्यू चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं। और जैसा कि राजीव ने बताया कि इस हिंदी मीडियम के कन्वर्सेशन में भी आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्टेन लिमिट तक आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हैं। सर मुझे लगता है सर मेरा आधा इंटरव्यू इंग्लिश में था। मतलब आधा तो था सर, एटलीस्ट जो मेरा 25 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू था, तो उसमें सर मोर देन 10 मिनट्स वर इन फ्लुएंट इंग्लिश। अच्छा, ये तो बात हुई मीडियम की। अगर हम दोनों इंटरव्यूज को कंपेयर करें कि पहले इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे 2022 में और इस बार के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे 2023 में, तो आप कैसे कंपेयर करते हैं? सर जो अगर हम ब्रॉड थीम देखें सर, तो दोनों इंटरव्यू डेफ पे ही बेस्ड थे, लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था। जब मेरा 2022 वाला इंटरव्यू था, उसमें सर सब कुछ मेरे डेफ से था, लेकिन जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थोड़े फैक्चुअल्स थे, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे लेकिन कम थे सर। फॉर एग्जांपल सर उन्होंने आरबीआई के बारे में पूछा, उनकी फंक्शनिंग के बारे में पूछा, सेबी के बारे में पूछा, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे सर। तो ये आपके बैंकिंग जॉब से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहे थे? यस सर। एंड मैं यूपी से था सर उस टाइम पे, एनकाउंटर रिलेटेड एंड दैट न्यूज वाज देयर एंड दे आस्क्ड मी अबाउट दैट। देयर वाज वन क्वेश्चन कि मेरा सर जो लास्ट जॉब था उसमें मेरा पेमेंट कम था, व्हाई डिड आई स्विच टू दैट जॉब, एक ये क्वेश्चन भी था सर। इस बार वाला सारा क्वेश्चन डेफ से ही था, सेम थिंग लाइक ब्रॉड थीम लास्ट ईयर, लेकिन इस बार सर मोस्ट ऑफ द लाइक 80% इंटरव्यू केवल हॉबीज पे, और सर जो मेरा होम टाउन है या जो जिन टाउन्स में मैंने सर वर्क किया है केवल उन्हीं के बारे में था। कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट से कुछ नहीं था सर, किसी भी करंट अफेयर से सर केवल एक क्वेश्चन था। तो सर द ब्रॉड थिंग इज सर कि आपका इंटरव्यू मोस्टली डेफ से ही आता है। समटाइम्स सर देयर इज अ थिंग कि आपके जो पहले हैं, आपसे पहले जो लोग इंटरव्यू देके जा रहे हैं सर, एक दो क्वेश्चन वो आपको आ सकते हैं। तो सर वो मेरे साथ भी हुआ, तो बाकी सर मेरा सब कुछ डेफ से था। तो राजू, जैसे इस बार 2024 का प्रीलिम्स जून में शेड्यूल्ड है एंड ऑलमोस्ट 2 months आर लेफ्ट, तो जो लास्ट के 2 महीने की स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की होनी चाहिए, क्योंकि आपने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, कुछ इस पर चर्चा करते हैं। तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि अब लास्ट के 2 महीने कैसे पढ़ाई करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अभी तक सब लोगों ने अपना सिलेबस एटलीस्ट 1-2 बार रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि जनरली लोग 1 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इस फेज में आकर सर रिवीजन से ज़्यादा टेस्ट लेने पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें सर, पहला चीज़ जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए सर आप एक रैंडमाइज मेथड यूज कर सकते हैं कि आपको पता नहीं होता कि आपकी जो एक्यूरेसी है सर वो कितनी है। तो आप 70 क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन में आपका जो कट ऑफ है उसमें 20% का मार्जिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर 80 क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाएंगे जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी सर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे लिए ये सर्टेन हो गया था कि मैं 30% नेगेटिव मार्किंग कर रहा हूँ। सर जब 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तब मैंने अपनी स्ट्रेटजी को रीअसेस किया। तो मुझे लगा सर कि मैं बहुत एफर्ट्स दे रहा था और लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा था। मैं सर रिविजन्स बहुत ज़्यादा कर रहा था, मैंने सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी कवर कर लिए थे, और लेकिन जो नंबर ऑफ टेस्ट मैंने दिए थे सर वो बहुत कम थे। तो सर उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक टेस्ट सीरीज पूरी ली, और उसमें सर जो भी क्वेश्चन थे सर, स्पेशली सेक्शनल टेस्ट सर वो मैंने सारे किए, और उसमें जो मुझे नहीं आता था उसको सर मैं सेम डे या तो अपने बुक से, जो मेरा प्राइमरी सोर्स था पढ़ने का, सेम डे वहाँ से पढ़ता था या उसके सॉल्यूशन से पढ़ता था, और जो क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं थे उसको सर मैं ऐड कर लेता था। तो सर जब हम अपने ही नोट्स को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद पढ़ते हैं तो अपने ही नोट्स से हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है कि हमको कैसे किस तरीके से प्रीलिम्स पर्पज से पढ़ना है। भले ही वो सेम इंटीग्रेटेड नोट्स हैं सर मेंस और सर प्रीलिम्स के लिए, लेकिन हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है जब हम टेस्ट देते हैं। तो सर इसके बाद जब मैंने टेस्ट दिए, जो एक्चुअल एग्जाम लिया है सर 3 बार, तीनों बार ये स्ट्रेटेजी मुझे हेल्प करी है सर। मैंने टेस्ट पूरे सारे सेक्शनल दिए हैं एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में, उसके बाद कुछ फुल लेंथ टेस्ट में देता था सर, और ये सर हर बार हुआ है। 2 बार सर मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकला है, और लास्ट टाइम सर फॉरेस्ट का कट ऑफ नहीं निकला था, लेकिन 2 बार सर निकला है, और लास्ट टाइम भी सर बहुत कंफर्टेबली मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा था। तो सर प्रीलिम्स के लिए टेस्ट रिवाइज ये वाला सर स्ट्रेटेजी बहुत काम करता है। सर एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, तो सर मुझे लगा है कि एग्जाम वाले दिन जब हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है एक माइंडसेट हमारा बन जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइप का पेपर आएगा, और या फिर पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, और जब हम पहला पेज खोलते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सब्जेक्ट हमारा सबसे वीक है वही हमको पहले पेज पे दिखता है, और कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है सर।
या फिर सर जैसे लास्ट ईयर हुआ कि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया, तो सर उसमें हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमने तैयारी की है, बाकी लोगों ने भी उतनी ही करी है। और दूसरा क्या है कि अगर पेपर टफ आ रहा है सबके लिए, तो पहला थॉट तो सर ये आना चाहिए पेपर टफ है अगर टफ है तो, और दूसरा सर ये साथ में ये आ जाना चाहिए कि कट ऑफ कम हो जाएगी। अच्छा, इस बार अभी देखा है जैसे लास्ट ईयर 88 के आसपास कट ऑफ था जनरल का, इस बार 75 है, कट ऑफ हैज कम डाउन, और ड्रास्टिकली इतना डिफरेंस 13 मार्क्स का डिफरेंस होना बहुत बड़ी बात है। तो क्या रीजन रहे होंगे, कट ऑफ कम क्यों आया? सर पहला रीजन तो जीएस पेपर की वजह से ही है, जिसमें पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, जिसमें आपको सर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए हर ऑप्शन के बारे में। जो सर एलिमिनेशन टेक्निक से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे वो उस एक्सटेंट तक नहीं हो रहा था सर इस बार में। दूसरा सर इस बार में जो सीसेट पेपर था कंपैरेटिवली उसमें जो सर रीजनिंग थी और मैथमेटिक्स था वो सर कंपैरेटिवली स्क्यूड था कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में। फॉर एग्जांपल सर जैसे जो मैथमेटिक्स थी, जो बेसिक मैथ है या सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, वो सर नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा था। और जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो लोग जनरली तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल, और सर जो आसान भी होते हैं, परसेंटेज हुआ या फिर सर और भी चीज़ें हैं जो थोड़े रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, वो सर बहुत कम थे या थे ही नहीं। तो सर जो ये डिफिकल्टी लेवल आया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से, नंबर सिस्टम में भी वो क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप उनको ब्रूट फोर्स मेथड से कर रहे हैं, कि आप नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, 10th जैसे आप बेसिक तरीके से करते हैं, टाइम ले रहा था सर। और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसके लिए सर आपको वो टॉपिक्स करने पड़ेंगे पहले। तो आई विल एडवाइज कि आपको पहले सर अभी रेस में जाने के लिए पहले सीसेट ही क्वालिफाई करना है। तो सीसेट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सीसेट को लाइटली लेते हैं और बाद में पता लगता है कि सीसेट ही क्लियर नहीं हुआ। और सर ये उनके लिए भी है जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि पेपर रियली डिफिकल्ट था। और उसमें सर मैं ये भी मानता हूँ कि लास्ट ईयर जो कॉम्प्रिहेंशन था वो कंपैरेटिवली सिंपलर था पहले से। अगर वो भी टफ होता तो पेपर सीसेट को क्लियर करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। बट इतना टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से और उनका मैथ उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन पेपर डिफिकल्ट बहुत था। क्योंकि आप अगर देखो उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, वो आसानी से नहीं हो पाते, और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी बहुत थे। तो ये तो दूसरा क्या सर, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी स्क्यूड नहीं होना चाहिए कोई भी पेपर, क्योंकि अगर आप सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं सर, तो सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे तो सर उसमें ये होता है कि किसी ने तैयार भी किया है तो भी वो रेस से बाहर हो जाता है। राइट। तो दोस्तों ये था डिस्कशन राजीव अग्रवाल से, इनकी रैंक है 103। और सबसे जो अहम बात इनसे सीखने की है वो है कि इन्होंने मेंस इंग्लिश मीडियम से लिखा और इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दिया। बहुत सारे लोगों को शायद इसका पता ही नहीं होता कि ये अलाउड है, तो ऐसा कर सकते हैं। और भाषा कभी भी सिलेक्शन में बैरियर नहीं बनती, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जो भी भाषा आपको अच्छी लगती है, जिसमें भी कॉन्फिडेंस है, आप उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। राजीव ने नेक्स्ट IAS में मेंस एडवांस कोर्स में एनरोल किया था GS के, फिर मेंस टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम। तो राजीव का ये एसोसिएशन था नेक्स्ट IAS के साथ। और दोस्तों इसमें आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आने वाले इंटरव्यूज़ में किन किन मुद्दों पे हम बात करें, आप अगर सजेशन देंगे, अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उन मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे टॉपर्स से। So thank you for watching and thank you Rajiv. Thank you sir. Thank you very much sir.